बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टेड मेंबर्स एस्पिरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है वो जो पास्ट पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और मैंने बताया था कि उन पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने का मकसद क्या होगा। उन पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने का मकसद ये होगा कि हमें पता चले कि आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, हमें पता चले कि आर्ट ऑफ केस लॉ स्टडी क्या होती है, हमें पता चले कि आर्ट ऑफ बेर एक्ट रीडिंग क्या होती है, हमें ये पता चले कि हाउ टू अटेम्प्ट अ प्रोपोजिशनल क्वेश्चन क्या होता है, हमें ये पता चले कि किसी भी सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो बार बार आ रहे हैं। आप अक्सर पूछते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो वो वही हैं जो पास्ट पेपर्स में आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसका एम जो है पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने का वो क्या है कि हमें पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना है कि हम विद इन टाइम वो टू द पॉइंट जो उसने बात पूछी है वो लिख पाएँ। फिर पास्ट पेपर करने से क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि हम ऑलरेडी सर बाबर को टेस्ट दे चुके हैं तो इंशाल्लाह अब हम इस पेपर में जो है वो फेल नहीं होंगे। ठीक है, फिर सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमें पास्ट पेपर सॉल्व करके ये पता चले कि पेपर का पैटर्न क्या है। उस पैटर्न की बुनियाद पे हमें ये पता चले कि हमें बेर एक्ट के साथ कुछ और पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए। फिर हमें ये पता चले कि हमने कितनी डेप्थ में पढ़ना है। तो बेसिकली इसी चीज़ को लेके हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और वैसे मैं बहुत डिसपॉइंटेड भी हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि जिस तरह से मैं चाह रहा था कि लोग पार्टिसिपेट करें उस तरह वो पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने। एनी हाउ, जिन्होंने किया है दे आर कमिटेड और मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि द कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। इंटेलिजेंस भी किसी काम नहीं आती, शार्पनेस भी किसी काम नहीं आती अगर बंदे के अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आप में से जो लोग जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जो है वो ज़रूर उनकी जो है वो मंजिल जो है वो देगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो जो है वो आज का क्वेश्चन जो है हम करेंगे 2024 का पेपर है सिविल लॉ 1 का। और व्हाट इज लिमिटेशन प्रोवाइडेड इन लिमिटेशन एक्ट 1908 टू रिडीम और टू रिकवर possession of immovable property mortgage and explain the circumstances where period of limitation would extend for an action for redemption and recovery of possession। अच्छा बच्चों, मेरी बात को गौर से सुनिए। सबसे पहले मैं ना इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ आपके सामने ना। सबसे पहले इसे में वो कहता है कि बताइए कि लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है एक प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने के लिए या पोजेशन को रिकवर करने के लिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर करने की लिमिटेशन क्या है। सबसे पहले रिडीम में और रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में फ़र्क को समझिए। इस फ़र्क को समझने के लिए आपको समझना होगा, हमने एलएलबी में पढ़ा था, शायद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा था, शायद सेक्शन 52 या 58 से ऑनवर्ड पढ़ा था कि 5 काइंड्स होती हैं किसकी, मॉर्गेज की। अच्छा, उसमें हमने एक पढ़ा था यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज ना। कुछ लोग कुछ इसको किसी और तरह से भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, ये यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज जो है ये क्या होता है। अच्छा, एक होती है सिंपल मॉर्गेज। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज के अंदर क्या किया जाता है कि लोन ले लिया जाता है और उस बंदे को क्या कर दिया जाता है, लोन ले लिया जाता है और उस बंदे को अपनी टाइटल डीड जो होती है ना वो जमा करवा दी जाती है कि जब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा विद मार्कअप, तो फिर आप मुझे जो है वो ये आप मुझे जो है ये वापस कर दीजिएगा मेरे टाइटल डॉक्यूमेंट। एक यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज होती है, उसमें क्या होता है, उसमें पोजेशन जो है वो हैंड ओवर कर दी। जी बेटा 5:30 जमात बेटा, बस ध्यान रखना हम ना 20 मिनट पे चले जाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, दरवाज़ा बंद कर दो। हाँ जी। अच्छा, यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है कि हम लोग पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाता है उसको, जो कि प्रॉपर्टी जो है वो जिससे लोन लिया जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसको पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाता है। वो क्या करता है कि वो उस फर्ज करें
वो ज़री ज़मीन है, वो उस ज़री ज़मीन से क्या करता है, कमाता है। वो उस ज़री ज़मीन से क्या करता है, वो अर्न करता है, मीन्स प्रॉफ़िट लेता है, उसको ठेके पे देता है या खुद उसको उससे अर्न करता है पैसे। और जब तक वो उससे अपना प्रॉफ़िट की सूरत में अपने पैसे पूरे नहीं कर लेता, वो प्रॉपर्टी जो है उसको जो है वो वापस नहीं करता, ठीक है? तो जब वो सारे अपने पैसे वापस यानी उसकी कमाई से, जो उसने ज़मीन ली होती है, उसकी कमाई से जब वो अपने पैसे पूरे कर लेता है, तो फिर वो पाबंद हो जाता है किस चीज़ का, कि वो प्रॉपर्टी उसको क्या करे, उसको वापस करे। तो टू रिडीम का मतलब कि सिर्फ़ टाइटल डॉक्यूमेंट दिए थे, ठीक है? तो अब उसको रिडीम करवाने से क्या मुराद है कि मॉर्गेज ख़त्म करना ना, लोन दे के तो अपने पैसे वापस लेना, ठीक है? अच्छा, और दूसरा टू रिकवर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा ये है कि यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज थी और अब उसका क्या करना है, उसका यानी उसने प्रॉफिट्स वगैरह कमा लिए हैं, तो अब उससे क्या लेना है, पोजेशन वापस लेना है। अच्छा, रिडीम की सूरत में वो क्या करेगा, उसको लोन वापस करेगा, लेकिन रिकवर ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में उसने वापस कुछ भी नहीं करना, बस उसने उसको ये कहना है कि भाई अब आपका जो है वो क्या कहते हैं, चूंकि आपने कमाई पूरी कर ली है, आपने अपने पैसे पूरे कर लिए हैं, एक स्पेसिफिक टाइम जो था वो गुजर गया, तो लिहाजा आप मेरा पोजेशन जो है उसको क्या करें, वो आप जो है उसको क्या करें, वापस करें, उसको वापस करें, ठीक है? अच्छा, अब अच्छा, आप में से कुछ लोगों कंफ्यूज भी हैं, वो भी मैं बताता हूँ, वो आर्टिकल 144 142 के हवाले से कंफ्यूज भी हैं, लेकिन चलिए मैं उसका डिफरेंस भी एंड पे जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्या है कि इसकी लिमिटेशन कितनी है, कि फ़र्ज़ करें एक शख्स जो था उसने लोन वापस कर दिया, उसने लोन वापस कर दिया। अब उसने क्या किया, या वो लोन वापस करना चाहता है और अपनी प्रॉपर्टी को क्या करवाना चाहता है, रिडीम करवाना चाहता है। या एक शख्स था, उसने मूल प्रॉपर्टी दी थी मॉर्गेज के बदले में और अब वो प्रॉफिट्स कमा चुका है, वो शख्स प्रॉफिट्स कमा चुका है। तो अब उसने, अगर उसको नहीं वो वापस मिलता, वो यानी वो बंदा बदनीयत हो जाता है, मोर्गेजी नियत हो जाता है, वो वापस करने के लिए तैयार नहीं है प्रॉपर्टी, तो अब उसको कहाँ पे आना होगा, कोर्ट में आना होगा, कोर्ट से आकर रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर मेरी प्रॉपर्टी जो है वो वापस करवा दें या इसको रिडीम करवा दें, मेरे टाइटल डॉक्यूमेंट जो है उनको क्या करवा दें, वो वापस करवा दें, ठीक है? तो वो कोर्ट में आने के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होगा, ठीक है? अब वो स्पेसिफिक टाइम कहाँ पे है, वो स्पेसिफिक टाइम कहाँ पे है, वो जो है लिमिटेशन एक्ट जो है, लिमिटेशन एक्ट, उसका आर्टिकल, शेड्यूल का जो आर्टिकल है वो 148 देखिएगा बच्चों, यकीन जानिए, मैंने देखा है तीसरी चौथी बार जो है ना, तीसरी चौथी दफा जो है ना वो क्वेश्चन पूछ रहा है यही शेड्यूल में से ना। और मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं पिछले लेक्चर्स में, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। 2019 में भी क्वेश्चन आया है, 2020 में भी आया है, 2024 में भी आया है और अब ये दोबारा आएगा क्वेश्चन। तो शेड्यूल को याद करने का एक ख़ास तरीक़ेकार है, उसके लिए आपको मेरे वो लेक्चर सुनने होंगे, आज मैंने व्हाट्सएप पे शेयर भी किए हैं कि शेड्यूल को कैसे याद किया जाए, क्योंकि वो हर दफ़ा वो शेड्यूल के हवाले से आपसे जो है वो लिमिटेशन जो है वो पूछ लेता है। तो ये आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसका एक सीक्वेंस है मेमोराइज़ करने का, तो वो अब आपकी हिम्मत है कि आप जो है उसको किस तरह से करते हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, ठीक है? अच्छा जी, अब आर्टिकल 148 पे आ जाता हूँ मैं। वो कहता है, अच्छा जी, अगेंस्ट mortgagee to redeem or recover possession of immovable mortgage property, यानी उससे प्रॉपर्टी को रिडीम करवाना है या यूजर फ्रैक्चरी मॉर्गेज थी और उससे पोजेशन क्या लेना है, वापस लेना है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 60 ईयर, कितना है, 60 ईयर, कितना है, 60 ईयर। और ये कब से रेकन होगा, कब से ये स्टार्ट होगा, व्हेन द राइट टू रिडीम और टू
our possession accrues, when right to redeem or recovery possession accrues, यानी जिस दिन उसने लोन पे कर दिया था उस दिन से, या जिस दिन से वो यूज फ्रक्चरी मॉर्गेज की सूरत में उसने सारे प्रॉफिट कमा लिए उस दिन से, या अगर एक मॉर्गेज डीड थी तो जो उसके अंदर टाइम लिखा हुआ था रिडीम करने का या पोजेशन वापस करने का, उस दिन से उसने 60 इयर्स के अंदर जो है उसने क्या करना था, कोर्ट के अंदर जो है वो आके क्या करना था, वो दावा करना था। अब अगर वो 60 इयर्स के बाद आता है तो कोर्ट कहेगी नो, कोर्ट क्या कहेगी, नो, नहीं भाई, अब आपका सूट जो है वो क्या हो गया, वो टाइम बार्ड हो गया। ठीक है। अच्छा, तो प्रोपोजिशन का पहला हिस्सा जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड टू प्रोवाइडेड लिमिटेशन एक्ट टू रिडीम और टू रिकवर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मॉर्गेज? इसका जवाब एक लाइन का है बच्चों, LLB वाली बात नहीं है, एक लाइन का जवाब है। इसका आपने इस तरह से लिखना शुरू करना है कि एज पर आर्टिकल 148 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908, the period of limitation for filing a suit for redemption or recovery of possession of the mortgage property is 60 years. 60 years starting from the date of redemption or recovery of possession. ठीक है। अच्छा, अब ये जनरल रूल है। आगे वो कहते हैं एंड एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस वेयर पीरियड ऑफ लिमिटेशन वुड एक्सटेंडेड फॉर एन एक्शन फॉर रिडेम्पशन एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन। पहले उसने जनरल रूल पूछा है, अब वो एक्सेप्शंस पूछ रहा है कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हैं जहां पे ये टाइम जो है उसको क्या किया जा सके, उसको एक्सटेंड किया जा सके। ठीक है। तो आपके माइंड में फ़ौरन ये बात जानी चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट में कहाँ कहाँ पे जो है वो एक टाइम जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए आप जो है वो जो इसका आप इसका वो देखिए, आप जो है लिमिटेशन एक्ट का आप देखिए सेक्शन 19 और ये 19 है। अफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, अफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि फर्ज कीजिए 60 इयर्स गुजर गए, 60 इयर्स गुजर गए। ठीक है। तो अब वो मोर्गेजी उसको वापस करने का पाबंद नहीं था। ठीक है। लेकिन उसने एक्नॉलेज कर लिए अपनी लायबिलिटी कि जी मैं पोजेशन वापस करने का पाबंद हूँ 60 इयर्स के बाद, ऑरली या इन राइटिंग। तो अब फिर उस दिन से क्या हो जाएगी, लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो एक्सटेंड हो जाएगी। दोबारा बताता हूँ। देखिए, मैंने किसी से अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी थी, रिडीम करवानी थी, या मैंने पोजेशन वापस लेना था। मैं सोया रहा, 60 साल सोया रहा, लेकिन 61वें साल में जो है मैंने उससे दोबारा मिनतरला किया, तो उसने कहा भी मैं तुम्हें अगले 5 साल में जो है वो क्या कर दूंगा, तुम्हारा पोजेशन वापस कर दूंगा या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दूंगा। तो इस बाबत उसने मुझे एक तहरीर भी कर दी। तो ये एक्नॉलेजमेंट होगी किसकी, उसकी लायबिलिटी की एक्नॉलेजमेंट हो गई कि जी मैं आपका पोजेशन आपको वापस करूंगा या आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको क्या करूंगा, वापस करूंगा। तो अब जो लिमिटेशन है वो दोबारा काउंट होगी कहाँ से, यानी वो शुरू से फिर वो समझ लें वहाँ से 60 इयर्स जो है वो दोबारा क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। इंशाल्लाह मैं सेक्शन 19 के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर आपसे शेयर करूँगा आने वाले वक्त में, तो उसमें हम ये सारी कन्फ्यूजन जो है उनको क्या करेंगे, हम दूर करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात होगी। अब आप इसमें देखिए ज़रा सेक्शन 20 देखिए, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। अच्छा, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यूज़ोफ्रैक्स की मॉर्गेज थी। ठीक है। और अब उसमें क्या हो रहा था कि वो जैसे जैसे मोर्गेजी जो है वो उससे मुनाफा कमा रहा था, तो वो उसको क्या कर रहा था, उसकी रसीद दे रहा था कि भाई मैंने इससे 50,000 कमा लिया है, मैंने इससे 60,000 कमा लिया है। फ़र्ज़ करें कि विद पैसेज ऑफ टाइम जो है। ठीक है। तो अब बात को समझिए, कॉमन सेंस है
कि अगर रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन था, यानी वो पेमेंट्स वक्फे वक्फे से हो रही थी, तो अब जो 60 ईयर्स की लिमिटेशन है वो फ्रॉम द एग्रीमेंट नहीं स्टार्ट होगी, बल्कि फ्रॉम द डेट, ठीक है, जिस दिन वो लास्ट पेमेंट हुई, वो लास्ट पेमेंट हुई उस दिन से वो लिमिटेशन जो है वो क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। यानी हर हर पेमेंट पे क्या हुआ, एक नया कॉज ऑफ एक्शन, एक नई फ्रेश पॉइंट ऑफ लिमिटेशन आया, किसके ऊपर, हर पेमेंट के ऊपर। मतलब मैं दोबारा बताता हूँ, मतलब आपने मुझसे 2 लाख रुपए का लोन लिया, अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी। अब आपने इसी की एग्जांपल बना देनी है। आपने मुझे कहा कि जब तुम 2 लाख रुपया वापस कर लो तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर देना, वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। ठीक है, 2 महीने के बाद मुझे 2,000 रुपया उसमें से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैंने वो क्या किया, आपको रसीद जारी की या नहीं की। ठीक है, तो अब ये जो एक प्रॉफिट मुझे आया है, ये क्या है, यहां से लिमिटेशन फिर स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन है ना। फिर 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद फिर प्रॉफिट आया, तो अब जो 60 ईयर्स है, वो जो लास्ट एंट्री होगी, पेमेंट होगी, वो वहां से जो है वो क्या होगा, वो काउंट होगा। तो बेसिकली ये है किसका, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, कि वो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। सेक्शन 20 जो है वो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों ने और भी लिखी हैं ग्राउंड्स, वो भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन मेन जो ये थी वो सेक्शन यही था। अच्छा, एक आपने फ्रॉड की भी लिखी है, आप लिख लें फ्रॉड की, लेकिन जो हमारी सर्कमस्टांसिस हैं, जो प्रोपोजिशन दी गई है, उसमें वो फिट नहीं होती। लेकिन एनी हाउ, अगर आप फ्रॉड की भी लिख लें, सेक्शन 19 को भी शामिल कर लें, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सेक्शन 19 के मुताबिक क्या है कि अगर वो फ्रॉडुलेंट थी वो मॉर्गेज डीड, ठीक है, तो फिर अब अगर वो पोजेशन वापस लेना चाहता है, तो जब फ्रॉड का उसको इल्म हुआ मॉर्गेजर को, तब से वो क्या करेगा, आप इसको ना लिखिएगा, ये फिट नहीं होती, इस क्यूरी के अंदर जो है वो फिट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इसी तरह किसी ने एक और उसकी लिखी है, लीगल डिसएबिलिटी, कि एक बंदा जो था वो डिसेबल हो गया, तो ठीक है, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप उस एक्सेप्शन को भी लिख सकते हैं कि जब उसकी वो डिसेबिलिटी ख़त्म होगी, ठीक है, उस बंदे की, वहाँ से वो फिर सेक्शन 8 के तहत विद इन प्रिस्क्राइब टाइम जो है वो क्या कर सकेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को और रिकवर करने के लिए कोर्ट से क्या कर सकेगा, रजू कर सकेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कंसेप्चुअली मैंने आपको दे दिया, सही है। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपको पाँव पे खड़ा करना चाहता हूँ कि आप खुद स्टडी करें। आप सर बाबर की तरफ ना देखें, आप किसी और की तरफ जो है वो हरगिज़ ना देखें, बल्कि आप जो है वो क्या करें, खुद से तैयारी करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो आप सपोज़ कर लें मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये क्या है, आर्टिकल 148 कहाँ है, ठीक है, और फिर ये एक्सेप्शन क्या पूछ रहा है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी मदद से कैसे इस क्वेश्चन को चुटकियों में हल किया, और आप भी कर सकते हैं। आप पिछला लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल करना उसका, तो आप देखिएगा कि आपके लिए कितने आसानी वाले रास्ते खुलने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली वो करके बताऊंगा जैसे जैसे मैं करता चला गया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अ, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो लॉ साइट का रेफरेंस लिया। अभी मैं एक लेक्चर आपसे ऑनलाइन क्लास शेयर करने जा रहा हूँ आपसे कि केस लॉज को लॉ साइट को कैसे इस्तेमाल करते हैं ना। फिर मैंने लॉ साइट खोल ली, मैंने लॉ साइट्स में से जाके देखा कि मुझे इसका जवाब मिले, तो मुझे पता चला कि पास में एक क्वेश्चन पेपर प्रोपोजिशन केस लॉ आया हुआ था। अगर किसी ने 1-2 साल के केस लॉज पढ़े हों तो उसके लिए कोई इशू ही नहीं है कि वो जो है वो क्या कर सके, इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर सके, उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसका सहारा लिया। तो ये मैं आज आपको करके भी दिखाता हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे मैं एक लेमैन हूँ तो
लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको सीखिएगा और खुद से करने की भी कोशिश कीजिएगा। लें जी, मैंने क्या किया, जब ये प्रोपोज़िशन मेरे सामने आई तो सबसे पहले मैंने लिमिटेशन एक्ट को ओपन किया। अब मैंने सारे जितने भी स्टैट्यूट्स हैं ना, जितने भी स्टैट्यूट्स हैं वो सारे के सारे मैंने सारे के सारे जो हैं मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। किसके अंदर? अपने लैपटॉप के अंदर। आप भी कहीं पे रख सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर या कहीं पे भी। ये देखें, ये सारे बेयर एक्ट्स हैं, ठीक है। अब इन बेयर एक्ट्स में मैंने देखा लिमिटेशन एक्ट जो है वो कहाँ पे है, इधर से सर्च भी कर सकते हैं लिमिटेशन। आप नेट से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आ गया जी, लिमिटेशन एक्ट आ गया। अब मैं परेशान हो गया कि मुझे तो आर्टिकल 148 का भी नहीं पता, तो या तो मैं पूरा लिमिटेशन एक्ट पढ़ता। मैंने किया, इसमें सर्च का ऑप्शन है कंट्रोल एफ्ट का, तो मैंने इसमें जाके ऑप्शन लगाया, फर्ज कर लो रिडीम का। वो देखिए, वो डायरेक्ट मुझे वहां पे ले गया। अब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे फौरन पता चल गया ये तो आर्टिकल 148 में से क्वेश्चन आया हुआ है। सही है, ये तो आर्टिकल 148 में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखा बच्चों, आर्ट को सीखें कि मैंने सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर का फ़ायदा उठाया और मैंने उसके कीवर्ड्स के ज़रिए क्या कर लिया। अच्छा, मैंने सोचा कि इसके साथ कोई और प्रोविजन भी रेलिवेंट है, तो मैंने कहा कि चलो मैं मॉर्गेज का वर्ड लगा के देखता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मॉर्गेज का वर्ड आया और फिर सेक्शन 20 में आ गया मॉर्गेज का। तो उसी वक्त मुझे पता चल गया कि भाई ये सेक्शन 20 भी जो है ये किससे रिलेट कर जाएगा। ये सेक्शन जो है वो सेक्शन हम जो पढ़ रहे हैं इसका, कि सेक्शन 20 भी जो है वो आर्टिकल 148 के साथ जो है उसको मिला के जो है वो क्या करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें इस बात को कि हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए स्टडी का। ठीक है, एक तो कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए, एक सेक्शन को दूसरे से मिला के पढ़ना चाहिए। एक बात ये आप सीखते जाइए चीज़ें। दूसरा, आगे चल के आप देखेंगे कि हमें जो है वो लॉ साइड का भी सहारा लेना चाहिए, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लेना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को कवर करने के लिए टॉपिक। और खुसूसन जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं जिसमें से एक आधा क्वेश्चन आना ही आना है, उसको तो हर सूरत हमें जो है वो विद द हेल्प ऑफ दी जो है वो क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ दी रिसोर्सेज। तो हम अपने रिसोर्सेज भी फाइनलाइज करेंगे, अपने पैरामीटर्स भी सेट करेंगे इसके साथ साथ ना। ले जी, मुझे पता चल गया कि सेक्शन 20 भी रेलिवेंट है, सेक्शन 19 भी इसके साथ रेलिवेंट है, सेक्शन 18 टू सम एक्सटेंट जो है वो क्या है वो रेलिवेंट है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने सोचा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ चैट जीपीटी को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने जी क्या किया, मैंने चैट जीपीटी जो है उसको क्या कर लिया, मैंने ओपन कर लिया। क्या कर लिया? ओपन कर लिया। ये स्लाइड बार भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और मैंने एक क्यूरी लिखी थी, मैं दोबारा लिखता हूँ, ये देखें, ये। अब मैं यहाँ पे ये क्यूरी, वो कह रहा आस्क, क्यूरी पूछे, तो मैं इसको नहीं, सॉरी, चैट, आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन करें। देखिए मैंने क्यूरी क्या लिखी है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस वेयर पीरियड ऑफ लिमिटेशन वुड एक्सटेंड फॉर एन एक्शन फॉर रिडम्पशन ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है, रिकवरी ऑफ पोजेशन, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चले, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ओके करूँ, यकीन जानिए उसने इतना ज़बरदस्त किस्म का मुझे वो उसने जवाब दिया और इतनी इजी वे में दिया कि अगर आप भी उसको सिर्फ इसी को आप अपनी असाइनमेंट बना लें, अपना क्वेश्चन बना लें, दैट विल बी सफिशिएंट। तो उसने बताया सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, इफ द मोर्गेज एक्नॉलेजेस द मोर्गेज डेट और मेक्स अ पार्ट पेमेंट।
This may affect restrain the limitation clock. The acknowledgement must usually be made in writing and signed by the mortgager. हाँ जी, बोलिए जी, समझ आ गई आपको इस बात की? ठीक है। दूसरा वो फ्रॉड और कंसीलमेंट वाला वो आपने लिखा है, लीगल डिसेबिलिटी वाला वो आपने लिखा है। ठीक है, अच्छा जी, आजे आजे चले नमाज पढ़ने। अच्छा, एक मिनट, मैं जरा इसको पॉज कर लूँ। अच्छा, उसके बाद उसने कंटिन्यूइंग ब्रीच का लिखा है, खैर ये हमारी प्रोपोजिशन में फिट नहीं होता। अच्छा जी, आगे वो लिखता है इफ द मॉर्गेज आर एंगेज। अच्छा, अगर कोर्ट में एक लिटिगेशन चल रही थी तो उस लिटिगेशन में कुछ स्टे मैटर था या ऊपर वाली कोर्ट्स में स्टे मैटर था, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जब तक वो लिटिगेशन चलती रहेगी तब तक उसका पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, वो रुका रहेगा या वो एक्सटेंड होता रहेगा। ठीक है, और जब वो लिटिगेशन खत्म हो जाएगी तो फिर उसको प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपना सूट जो है वो उसको क्या करना पड़ेगा, वो फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर वो खुद से उस टाइम को एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, खुद से वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये बेसिकली ये सेक्शन 19 ही है कि वो फिर उसको अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर लेता है, तो उस सूरत में भी क्या होगा कि या वो टर्म्स एंड कंडीशन जो स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ था एग्रीमेंट के अंदर, अगर वो उसको एक्सटेंड कर लेता है तो ये भी एक ग्राउंड हो सकती है किसकी लिमिटेशन को, यानी फिर वो जिस दिन से नया एग्रीमेंट हुआ है तो फिर उस दिन से आगे देखा जाएगा कि लिमिटेशन जो है वो 6 इयर्स कहाँ पे जाके जो है वो पूरी होती है। ठीक है, अच्छा, इसका इक्विटेबल एस्टॉपल। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा इक्विटेबल एस्टॉपल क्या है? ऐसे एक मेंबर ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया ना, फोर्स मेजोरे का। क्या है कि ऐसे सर्कमस्टांसिस जिसकी वजह से वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो विद इन 60 इयर्स जो है वो सूट फाइल कर लेता। ठीक है, मतलब वो बिहाइंड द बार था, वो जेल में था। ठीक है, तो उस सूरत में भी फिर उसकी लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगी और जब वो बाहर आएगा तो फिर आके वो क्या कर सकेगा, अपना दावा जो है उसको क्या कर सकेगा, फाइल कर सकेगा। तो मैंने आपको बेसिकली बताया है कि देखिए मैंने किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी थ्योरी लिखी और उसने 2 मिनट में मुझको उसका क्या कर दिया, मुझे उसका जवाब दे दिया। ठीक है, तो ये तो एक हमने टूल यूज किया है ना। मैंने आपको एक और को पायलट भी बताया था, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। जब वहां पे यही क्यूरी लिखेंगे तो वो आपको एक डिफरेंट जवाब देगा। वो क्या करेगा, आपको को पायलट जो है वो आपको क्या करेगा, एक डिफरेंट जवाब देगा। ठीक है, चलिए, मैं जरा नमाज पढ़ूं, एक मिनट। ये देखें, इसने इसने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ग्राउंड्स बताई हैं, उसकी एक्सेप्शंस बताई हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंस पकड़े ना तो आपको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन में 5-5 जो है वो पास पेपर जो है वो हल कर सकते हैं अगर आप इस टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा-सा चूँकि अक्सर क्वेश्चन जो है वो केस लॉज़ के हवाले से ही प्रोपोज़िशंस बन के आ जाती हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने लॉ साइट खोली। अब ये लॉ साइट आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अगला लेक्चर भी शेयर कर रहा हूँ कि लॉ साइट को जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है उसको। ठीक है? अच्छा, तो ये ये आ गया। ठीक है, इसमें मैं जाऊंगा उसके अंदर।
अच्छा, इसमें मैं गया स्टैट्यूट सर्च में, ये अब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें एल लिमिटेशन एक्ट एल से स्टार्ट होता है। इसमें मैं आ गया किसमें, लिमिटेशन एक्ट में आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए लिमिटेशन, एल है लिमिटेशन एक्ट, क्या आ गया। अब इसमें हमने देखना है आर्टिकल 148। ये देखिए आर्टिकल 148 के ऊपर केस लॉज है। अब जब मैंने ये केस लॉज देखे तो मैं हैरान रह गया कि वो जो हमारी प्रोपोजिशन है उसके ऊपर एग्जैक्टली उसने जो है वो क्या दिए हुए हैं, वो केस लॉ दिए हुए हैं। ठीक है, मसलन उसने जो है वो एक केस लॉ मैंने यहाँ से निकाल के अलहदा से रखे थे। एक मिनट है, ये देखें, ये एक केस लॉ है, ये मैंने शेयर भी किया आप लोगों से कि आप लोग इसको जो है वो पढ़िए। ठीक है। अच्छा, इस केस के अंदर क्या था, इस केस के अंदर ये था कि एक शख्स ने 110 साल बाद दावा किया ना रिडेम्पशन का और रिकवरी ऑफ पोजेशन का ना, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भाई 60 साल में आना था। दूसरी ऊपर वाली कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, मैटर ऊपर आ गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई नीचे वाली कोर्ट ने फैसला करते हुए सेक्शन 20 को तो इग्नोर कर दिया है। सेक्शन 20 के तहत क्या था कि यूजर फ्रैक्चरिंग मॉर्गेज थी, वो उसको टाइम टू टाइम जो है वो उसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहा था, उसको रिसीट जारी कर रहा था। ठीक है, तो वो लिमिटेशन जो है वो लास्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ था अदायगी की बाबत वहां से काउंट होनी थी, ना कि वो फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्गेज वो काउंट होनी थी। तो उस बुनियाद पे फिर उन्होंने नीचे वाली कोर्स का जो डिसीजन था उसको क्या कर दिया, वो चेंज कर दिया। ठीक है। अच्छा, मैंने वो देखा है इसके अंदर बहुत सारा, ये देखें सेक्शन 60 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी प्रोवाइड राइट ऑफ मॉर्गेज रिडीम मॉर्गेज प्रॉपर्टी, हाउएवर सेक्शन 20 ऑफ द लिमिट स्टिपुलेट दैट द receipt of produce during the subsistence of mortgage gave a fresh cause of action to mortgage on receipt of produce of every harvest and the same was deemed acknowledgement। क्या मतलब कि जब जब वो मसलन उसको हिस्सा पैदावार उसमें से वो उसकी रखता था और उसको रसीद देता था, तो वो उसका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन था, वहाँ से 60 साल जो है वो दोबारा काउंट होने थे। इसी तरह मैंने एक और जजमेंट देखी यहाँ पे, बहुत सारी मैंने जजमेंट देखी, एक मैंने और जजमेंट देखी, ये 2017 वाईएलआर है। ठीक है, इसमें भी यही था, वो ये था provision of section 148 limit would not apply to the user fructuary mortgage when mortgage was in possession of the mortgage and had received fructures, then same would be deemed to be a payment of mortgage money as well as its acknowledgement. Fresh period of limit would be computed from the time when such payment was made. Period of limitation in such license should be reckoned from the last transfer right of mortgagee and not from the first creation of the user fructuary mortgage। ये भी वही बात जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये और भी बहुत सारी जजमेंट्स थी इसके अंदर। अच्छा, फिर एक और बात है, इसको पढ़ते पढ़ते एक प्रोपोजिशन को हल करते करते मैंने 200 प्रोपोजिशन और सीख ली। तो अगर आप भी एक लॉ साइट को इस तरह से सेक्शन को खोल के जल्दी सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसके प्रिंसिपल्स देख लें, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि साइटेशन मैटर नहीं करती, वो प्रिंसिपल मैटर करता है कि आपको बस याद रह जाए कि इस सेक्शन के हवाले से मैंने कुछ और भी पढ़ा था। तो जो केस लॉज हैं उनको अपनी हैबिट बनाएं। हैबिट कैसे बनाएं, या तो आप जो है वो शुमारे खरीदा करें, वो पीएलडीज और उनको पढ़ा करें, या फिर लॉ साइट को देखा करें, या जो केस लॉ शेयर होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर उनको देखा करें, क्योंकि जो अब ट्रेंड है उसका अब जो उसका जो पेपर सेक्टर का वो जो जिसकी केस लॉ के ऊपर ग्रिप है वो उस पेपर को बड़ा इजीली जो है वो क्या कर सकता है, हल कर सकता है। इसके अलावा साइटेटर है हाई कोर्ट का, जहाँ पे वो क्या होते हैं कि इम्पोर्टेंट केस लॉ शेयर होते हैं, तो वो उसका आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उस लिंक से जो है वो साइटेटर्स को रेगुलरली अपने हैबिट बना लें कि मैंने जी रोज़ाना 5-10 मिनट जो है वो मैंने जो है ना वो एक पोर्शन केस लॉज का जो है वो मैंने पढ़ना है।
जितने केस लॉज ज़्यादा पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ ना थॉरोली पढ़ो, सिर्फ उसका ऊपर वाला जो प्रिंसिपल है वो पढ़ लो, तो भी आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक आर्ट बता रहा हूँ पढ़ने के लिए ना जी, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया जी, मैंने लिमिटेशन एक्ट का सहारा लिया और फिर उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया और उसके बाद मैंने केस लॉ साइट का हवाला लिया का सहारा लिया और फिर फाइनली मैं उस कंक्लूजन पे पहुंच गया जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया। अच्छा, एक मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, वो क्या है? अच्छा, वो चलें, जब मैं आपके क्वेश्चंस देखूंगा ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। अच्छा, आप थोड़ी-सी आपकी जो अटेम्प्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, वैसे तो मैं एप्रिशिएट कर भी चुका हूँ। ये अब एक प्रेज़ेंटेशन है, बहुत कमाल की है। देखिए उन्होंने किस तरह से लिखा है, एक मार्कर का यूज़ किया है, ठीक है? हैंडराइटिंग देखिए और फिर देखिए कितना प्रिसाइज़ली उन्होंने जो है वो क्या किया है, उसको लिखा है। पहले जनरल रूल बताया है, फिर उसके बाद उन्होंने उसकी एक्सेप्शंस बताई हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट की बात की है, फ्रॉड और मिस्टेक की बात की है, लीगल डिसेबिलिटी की बात की है, फोर्स मेजोरे की बात की है, तो क्वेश्चन खत्म। देखिए कितना प्रिसाइजली अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। तो यही बात मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा टू द पॉइंट जो है वो क्या किया करें आप, रहा करें। अभी मैं और प्रेजेंटेशन डिस्कस करूंगा तो हम एक दूसरे की मिस्टेक से भी सीखेंगे, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद ये एक और आ गया। अच्छा, आप प्रेजेंटेशन के ऊपर अपना नाम लिखा करें, ठीक है? ये अब एक प्रेजेंटेशन है, इसमें इन्होंने देखिए क्या किया जी, रेलिवेंट प्रोविजन लिख दी, चलें ये ठीक है। उसके बाद क्रक्स लिखा आर्टिकल का, ये भी ठीक है। पर्पस ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये एलएलबी नहीं है, ये एक्स्ट्रा हेडिंग है इसमें, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा फिर उसका पोज़ेशन रिकवर, तो उसकी जनरल रूल बता रहे हैं 60 इयर्स है, अब उसकी एक्सेप्शन बताई जा रही हैं, लीगल डिसेबिलिटी बताई जा रही है। अब इसको इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फ्रॉड एक ग्राउंड लिखी जा रही है, एक्नॉलेजमेंट लिखी जा रही है, ठीक है? और एसेंशियल्स ऑफ है और कंक्लूजन है। कंक्लूजन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं कह सकता हूँ कि ये बंदा फेल नहीं होगा, अगर इस तरह पेपर में अटेम्प्ट कर आए तो ये बंदा जो है वो फेल नहीं होगा, ठीक है? अच्छा जी, एक और है मेरे पास, ये है क्वेश्चन लिमिटेड, ये भी बहुत कमाल की प्रेजेंटेशन है इनकी, ठीक है? इन्होंने भी पहले ये किया है और उसके बाद उसकी क्या की है, वो एक्सेप्शंस दी हैं, जनरल रूल। अच्छा जी, इसमें ये मिस्टेक कर गए हैं, ये लिख रहे हैं 12 ईयर्स। अच्छा, अब मैं आपको ना एक, आप सब ने बहुत मिस्टेक की है, मैं उसके हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये लिमिटेशन एक्ट कहाँ है? ये है, देखो मेरी बात सुनिए। एक है आर्टिकल 148, क्या है? आर्टिकल 148 और एक आर्टिकल 144 भी है, वो उन्होंने ओमिट कर दिया। आप लोगों के पास पुरानी बुक्स हैं तो शायद आप, एक आर्टिकल 144 भी है, suit for recovery of immovable property when the plaintiff while possession of has been dispossessed or has discontinued। ये अंडर मोर्गेज पोजेशन नहीं रिकवर किया जा रहा। देखिए क्वेश्चन हमारा, यानी आर्टिकल 142 नहीं हम लिख सकते, क्योंकि ये है कि किसी बंदे का से ज़बरदस्ती पोजेशन छीना गया है या अदरवाइज पोजेशन में है सेक्शन 8 के तहत जो है। लेकिन हमारा जो क्यूरी है वो ये है कि अगर मोर्गेज के तहत पोजेशन दिया था तो फिर सेक्शन 148 अप्लाई होगा। मेरी बात को फॉलो कर गए ना आप लोग, ठीक है? अच्छा, इसी तरह किसी ने 134 का भी हवाला दिया ना कि सर 134 देख लें, ठीक है? कर बिल्कुल। अच्छा, आर mortgage and afterward transferred by the trustee and mortgagee for a valuable consideration। अच्छा, ये उस वक्त अप्लाई होगा 134 जहां पे पोजेशन दिया गया था मोर्गेजी के पास था और मोर्गेजी ने बदनीति से वो पोजेशन क्या कर दिया, उसने आगे किसी को सेल कर दिया, आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया। अब एक थर्ड पर्सन से पोजेशन लेना है, तो जब थर्ड पर्सन से लेना है तो फिर कितने देर में आना है, 12 ईयर्स में आना है, ठीक है? टू रिकवर द पोजेशन of property conveyed or bequeathed in trust or mortgage and afterward transferred by the trustee mortgagee
टू फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसने आगे बेच दिया है, उसने आगे क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो उस सूरत में जब आपने सबसीक्वेंट परचेजर से पोजेशन लेना है, तो सबसीक्वेंट परचेजर के अगेंस्ट आपने जो कोर्ट में आना है वो कितने ईयर्स के अंदर आना है, 12 ईयर्स के अंदर आना है फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रांसफर। होप कि आपको फर्क का समझ आ गया। यहाँ पे भी यही मिस्टेक की जा रही है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यही मिस्टेक की जा रही है कि ये सेक्शन 12 जो लिखा जा रहा है, ये जो है, ये सेक्शन आर्टिकल 142 जो है, ये तो वैसे ही ओमिट हो गया है, क्योंकि वो आर्टिकल सेक्शन 128 जो है, उसको नल एंड वाइड कर दिया गया, एडवर्स पोजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, और ये कहा गया कि मालिक मालिक ही रहता है चाहे क़यामत तक रहे। तो जिसकी वजह से सेक्शन 28 को ख़त्म कर दिया गया, और आर्टिकल 142 को भी लेटर और ख़त्म कर दिया गया कि मालिक किसी भी वक्त अपना पोजेशन लेने के लिए कोर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो ये तो 142 तो वैसे ही रिडंडेंट हो चुका है, ओमिट हो चुका है। एनी हाउ, उसके बाद इन्होंने ये, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम अगली प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है। एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, रेलिवेंट लॉ आ गया, और उसके बाद जनरल रूल आ गया, और उसकी एक्सेप्शंस आ गई, फ्रॉड, कंसीलमेंट, एक्नॉलेजमेंट आ गया, लीगल डिसेबिलिटी आ गया। बिल्कुल प्रिसाइज इन्होंने लिखा, लेकिन इन्होंने अहम सेक्शन 20 जो है उसको जो है इन्होंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक प्रेजेंटेशन है, देखिए इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इनको एक अच्छे पेन की ज़रूरत है, इनको मार्कर यूज़ करने की ज़रूरत है। चाहे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन वो प्रेजेंटेशन जो है वो दिल नहीं कर रहा उसको पढ़ने के लिए ना। और इनका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इनके मटेरियल का भी कुछ इशू है। ठीक है, इसी तरह ये प्रेजेंटेशन है, इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा जी, एक और ये है जी क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसी तरह इन्होंने अटेम्प्ट किया है, ये जनरल रूल के बाद सर्कमस्टांसिस पे आ गए हैं, फ्रॉड के इन्होंने लिखा है, एक्नॉलेजमेंट का लिखा है, और लीगल डिसेबिलिटी का लिखा है, और कोर्ट क्लोज्ड लिखे या ना लिखे ये इतना नहीं था ज़रूरत। ठीक है, ये भी इररिलेवेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी भी एक्सक्लूड यानी बस एक्सटेंशन की बात करनी थी। एनी हाउ, जो हमने पहले डिस्कस किया कि टू द पॉइंट जो है वो क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। अच्छा, ये एक और प्रेजेंटेशन आ गई है। ठीक है, लीगल डिसेबिलिटी, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 का है। हाँ जी, व्हाट इज लिमिटेशन पीरियड, एक और है, ये है जी इंट्रोडक्शन आ गया इनका। इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो लिखें, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी। लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, वो इरिटेट होगा, वो सेशन जज है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रेलिवेंट चीज़ें चेक करे। तो आप टू द पॉइंट जो है वो लिखें। ठीक है, अब इन्होंने आगे वो हेडिंग्स नहीं बनाई जहाँ से पता चले। यानी और ये भी आपके पास एक मिसाल है, इसको भी आप देख सकते हैं, इनको इम्प्रूवमेंट की जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा जी, एक और प्रेजेंटेशन आ गई है हमारे पास। आइंदा आप सबसे पहले अपना नाम लिखा करें, मैं आपको नाम से पुकारा करूँ। ठीक है, ले जी, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने आर्टिकल 148 को एक्सप्लेन करते वक्त क्या किया है कि उसकी हेडिंग्स बनाई हैं, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, एक्नॉलेजमेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, पेमेंट है, ठीक है, डिसेबिलिटी है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको भी आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक और प्रेजेंटेशन है जी, ये भी आप लोगों की है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ज़रूरत नहीं है लिखने की, लिमिटेशन एक्ट है, आर्टिकल 148 की बात कर रहा है, उसके बाद एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। ये डिफरेंट एक्सटेंशन एक्सक्लूजन बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इररिलेवेंट डाल दिया बीच में। लीगल डिसेबिलिटी है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट आ गया, सही है, और सेक्शन 20 का भी उसने दिया है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ज़रूरत नहीं थी, कंक्लूजन इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। चलिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये भी इन्होंने अटेम्प्ट किया है जी। ठीक है, ये भी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
एनी हाउ, तो ये था बच्चों, हमने एक क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट किया, ठीक है। और अ, अ, मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ कि जो हमारा एम था, यहाँ से हमने प्रेजेंटेशन सीखी है, हमने केस लॉ स्टडी सीखी है, हमने बेर एक्ट को वो करना सीखा है, ठीक है, प्रोपोजिशनल क्वेश्चन को हैंडल करना सीखा है। तो आज के लेक्चर का हमने ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने की कोशिश की है। प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या ये बेनिफिशियल था लेक्चर आपके लिए या नहीं था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।